तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। आइए केस स्टडी 41 स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं मैंने इससे पहले ही कुछ केस स्टडीज़ डाल दी हैं। अगर आपने नहीं सुनी है तो आप प्लीज़ सुन लीजिएगा। 15 टू 20 मिनट्स में सारी की सारी केस स्टडी विद ऑल द एक्सप्लेनेशंस एग्जांपल्स एंड समराइज फॉर्म में विद द एमसीक्यूज एंड ऑल द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विद द पेज नंबर कि कहाँ पर आपको उसका आंसर मिलेगा, वो सब मैंने बताते हुए बनाई है। प्लीज़ उसको देखिए और बताइए कैसा है, कैसा लगा आपको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 41 से। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कौन से चैप्टर से है ये केस स्टडी। फेमा से ये जो है वो डेल्ट करता है। फेमा 99 से 1999 ये पूरा का पूरा जो है वो डेल्ट करता है, ये पूरा का पूरा केस स्टडी। आइए केस स्टडी की बात करते हैं कि फटाफट से कि क्या है। इसके अंदर एक एलएसपीएल है। एलएसपीएल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करती हैं और इसके अंदर 3 डायरेक्टर्स हैं, मिस्टर शरद, मिस्टर संजीव और मिस्टर जावेद। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं, फिनिश गुड्स वगैरह बनाते हैं, जो भी डिजाइनिंग वगैरह का, और साथ में सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं मुंबई से। ठीक है, और इसके अंदर 3 डायरेक्टर्स हैं, मिस्टर शरद जो एमडी हैं, मिस्टर संजीव जो नॉर्मल डायरेक्टर हैं और मिस्टर जावेद जो हमारे डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, तीनों के तीनों जो है इंडियन रेसिडेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है अगला पैराग्राफ। एलएसपीएल जो है उसकी एक वेयर हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए उसने पोलैंड में एक कंपनी खोल रखी है जो लिटिल स्टार ट्रेडिंग के नाम से, ठीक है, लिटिल स्टार ट्रेडिंग स्पॉल्का के नाम से, और वो वेयर हाउस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। और जो उसने खोल रखी है ना, ये आरबीआई की परमिशन लेने के बाद, मतलब आरबीआई से परमिशन लेके खोल रखी है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है पैरा 3 कहता है कि ये सारी एक्सपोर्ट्स की डिटेल्स प्रोवाइड करी गई हैं जो एलएसपीएल के द्वारा करी गई थी। मैं आपको बता दूं इसका क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जब इससे पहले एनालाइज किया था तो ये वाले सिर्फ फालतू की डिटेल्स हैं। तो इसके अंदर मैं आपको इतना बता सकता हूं कि एक्सपोर्ट की डिटेल्स बताई गई हैं कि एलएसपीएल इतनी इतनी एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, अगला पॉइंट जो है वो बताता है एलएसपीएल जो है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने एंटर किया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन हैं। तो कहता है उसने एक एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया, किसके साथ? एलएसपीएल ने एक एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया डीजी के साथ। ठीक है, डीजी के साथ कि 4 मिलियन और वो 4 मिलियन पाउंड का था। ठीक है, जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में ये बोला गया कि उसको 2 मशीन्स जो है वो ट्रांसफर करनी है, देनी है। ठीक है, मतलब एलएसपीएल जो है 2 मशीन्स प्रोवाइड करेगा, किसको? डीजी को। ठीक है, और उसके लिए जो हमारा डीजी है उसको 1 मिलियन पाउंड का एडवांस देगा। ठीक है, उस एडवांस के ऊपर उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा नॉर्मल रेट से। ठीक है, जो भी रेट्स हमारे अलाउड होंगे उससे। और उसके अलावा जो मशीनरी भेजी जाएगी, पहली मशीन जो भेजनी है वो 15 मंथ्स में भेजनी है फ्रॉम द डेट ऑफ एडवांस, और जो अगली मशीन भेजनी है वो आपको 27 मंथ में भेजनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन को समझते रहो कि क्या बोला हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसके अगला पैराग्राफ सबसे बोलता है कि एडवांस जैसा डिसाइड हुआ था वैसा उसको रिसीव हो जाता है, और उसने फर्स्ट मशीनरी की जो है उसने फर्स्ट मशीनरी की ऑन टाइम डिलीवरी भी कर दी। ठीक है, जैसे 15th मंथ में। ठीक है, उसके बाद एलएसपीएल जो है वो एस्टेब्लिश करता है कि हाँ, उसके बाद बताया गया है कि एलएसपीएल ने क्या किया, एक नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए अपना दुबई में एक जो है ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस खोला है जिसका नाम है लिटिल स्टार एमिरेट्स एलएलसी। ठीक है, किस लिए खरीदा? नॉर्मल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए, जिससे कि उसका बिजनेस बढ़े। अब उसको जो है स्पॉन्सर, उसको थोड़ा प्रमोट करने के लिए उसने क्या किया, स्पॉन्सरशिप करी है क्रिकेट की गेम। ठीक है, एक T20 क्रिकेट मैच को स्पॉन्सर किया गया, किसके द्वारा? उस दुबई में जो ब्रांच खोली है, या ब्रांच कह लो या कुछ भी कह लो, जो बिजनेस खोला है नॉर्मल बिजनेस करने के लिए, तो उसके लिए उसने क्या किया, एक स्पॉन्सरशिप करी थी, जिसके लिए उसको उसने आरबीआई से बोला कि मुझे $2.5 लाख तक का स्पॉन्सरशिप फीस चाहिए होगा। ठीक है जी भाई, ठीक है, उसने ऐसा बोला। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एलएसपीएल जो है एक होल्ड कर रहा है सर्टेन प्रॉपर्टीज इन फॉर्म ऑफ सम रेसिडेंशियल फ्लैट्स इन यूएई रेडी फॉर सेल। अच्छा, अब यहाँ पर अगली डिटेल्स क्या आई, एलएसपीएल के पास ना, अब ये पूरा पैराग्राफ क्या कहता है, एलएसपीएल के पास कुछ फ्लैट्स हैं जो यूएई में हैं। ठीक है, और उसने क्या किया, उसके डायरेक्टर्स ने एग्रीमेंट किया एक रियल एस्टेट अथॉरिटी के, रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ, जिसका नाम है प्रेल्स के साथ, कि हमारे ये फ्लैट जो यूएई में हैं वो बिकवा दीजिए। ठीक है, और उसके लिए एग्रीमेंट किया गया कि एलएसपीएल ने एग्रीमेंट किया प्रेल के साथ कि उसके पास सारे राइट्स है कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। दूसरा, उसने बोला कि उसके पास सारे राइट्स है कि वो नेगोशिएशन कर सकता है, और वो कुछ भी प्रॉपर्टी के साथ कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, मतलब कुछ भी कर सकता है प्रॉपर्टी को सेल करवाने के लिए। जो भी ऑफर रिसीव किए जाएंगे प्रेल के द्वारा, वो 2 दिन के अंदर अंदर उसको एलएसपीएल को बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये ऑफर आया, और अल्टीमेट डिसीजन जो है एलएसपीएल लेगा कि हमें इस प्रॉपर्टी को उस बंदे को बेचना है या नहीं, और उसके बदले में एलएसपीएल जो है वो प्रेल को कमीशन देगा। ठीक है जी, उसके अलावा प्रेल के साथ एक और एग्रीमेंट किया गया एलएसपीएल के द्वारा कि एलएसपीएल की एक और प्रॉपर्टी है जो यहाँ पर इंडिया में है, और उसको भी कौन बिचवाएगा, जो हमारा प्रेल है वो उसको बेचने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, बिकवाने के लिए हेल्प करेगा, जो पुणे में है। ठीक है, अब उसके लिए जो है वो उसको कमीशन देगा, मतलब इंडिया की प्रॉपर्टी के लिए भी कमीशन देगा। अब उसने क्या किया, इंडिया की प्रॉपर्टी बिकवा दी, कितने में? $4 लाख में। किसने? प्रेल ने $4 लाख में जो है वो उसकी इंडिया की प्रॉपर्टी बिकवा दी। ठीक है, और उसके लिए $22,000 जो है कमीशन दिया गया, किसके द्वारा? प्रेल को, फ्रॉम बाय द
बाय द कंपनी दैट इज LSPL। ठीक है जी। उसके बाद जावेद, जावेद एक डायरेक्टर हैं जिनको $2.5 लाख चाहिए अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम टू बाय द लॉटरी टिकट्स फॉर द बिजनेस कनेक्शन। ठीक है जी, ये बात ऐसे ही रैंडमली बता दी गई। चलो ठीक है, तो यहाँ पर केस लॉ हमारा केस स्टडी हमारी खत्म होती है। मैंने आपको एनालाइज वे में सारा बता दिया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, आइए पहला MCQ हमसे क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ द प्लॉट्स ऑन्ड बाय द LSPL in the Pune, Prel find a buyer from UAE because of the efforts of the Prel. Such a plot could be sold at $4 lakh. Prel transferred $4 lakh to India as sale proceeds. As per the agreement of $22,000 is to be transferred as commission to Prel. In the context of the commission, which of the following statement is correct? आपको पता होगा जब भी रेसिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह बेचे जाते हैं तो उस पर एक लिमिट रखी हुई है कि अगर आपको इतने तक का कमीशन अगर देना है, अगर इतने तक का कमीशन दोगे तो तब तक अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, अगर इससे अबव दोगे तो RBI की परमिशन चाहिए होगी। तो वो लिमिट आपको बतानी है, और वो लिमिट जो है हमारी B पॉइंट में लिखी हुई है, विदाउट एनी प्री अप्रूवल फ्रॉम द RBI एन अमाउंट ऑफ $25,000 और 5% ऑफ द अमाउंट रेमिटेड विच एवर इज हायर कैन बी ट्रांसफर्ड एज अ कमीशन बाय LSPL टू प्रेल। ठीक है, जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने रिविजनरी वीडियो बना रखी है, आप उसको सुन लीजिए, वहां पर भी मैंने ये बात बता रखी है। तो फिलहाल यही आंसर है, $25,000 और 5% ऑफ द अमाउंट रेमिटेड विच एवर इज हायर विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI आप रेमिट कर सकते हैं एज अ कमीशन। ठीक है, सेकंड केस लॉ कहता है, सेकंड MCQ कहता है, the first machinery was supplied on time and the relevant export declaration was furnished to the specified authority in the specified manner. In the context of the export declaration, which one of the following statement is not correct? कौन सा statement correct नहीं है? तो कहता है export declaration, इसका C ऑप्शन है, export of goods can be made without furnishing the specified declaration when defective goods sent outside India for repairs at an agreed price with the supplier. मतलब कहता है कि जब हमारा रिपेयर्स वगैरह के लिए जाता है तो विदाउट डिक्लेरेशन जा सकता है क्या? नहीं जा सकता भाई। ठीक है, बाकी जैसे री एक्सपोर्ट बेसिस पे गया है तो आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हमारा जो है विदाउट अगर टेस्टिंग बेसिस पे गया है तो ठीक है विदाउट डिक्लेरेशन चलेगा। अगर हमारे पर्सनल इफेक्ट्स हैं, अनअकम्पनीड पर्सनल इफेक्ट्स है तो विदाउट डिक्लेरेशन चलेगा। ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ एक्सेप्शंस टू द एक्सेप्शंस में डाला गया है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन के, जो हमारा प्रोसीजरल पार्ट में। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपका ये C पॉइंट जो है वो कवर नहीं है। तो पेपर में कैसे पता चलेगा? बहुत ईजी है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन के वहाँ पर चले जाना पेज पे और फटाफट से देख लेना कौन क्या क्या एक्सेप्शन है, जो कवर नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे ही मुझे भी इसका आंसर मिला कि C पॉइंट वहाँ पर कवर नहीं था, तो C पॉइंट जो है इसका आंसर है। इसके बाद LTS जो है इन पोलैंड इज द स्टेटेड, जो LTS था हमारा पोलैंड में, जिसको जो वेयर हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, वो क्या माना जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कंट्रोल कर रहा है उसको, जो हमारा LSPL मेन कंपनी है वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया है, तो हमारा जो LTS है पोलैंड में वो भी पर्सन रेसिडेंट इंडिया माना जाएगा। ठीक है, इससे अगला पॉइंट क्या कहता है? फॉर प्रमोटिंग द बिजनेस इन द मिडल ईस्ट रीजन LSPL स्पॉन्सर्ड अ T20 क्रिकेट मैच इन दुबई, और उसको $2.5 लाख चाहिए। तो आपको सबको पता है जब $1 लाख से ऊपर चाहिए होते हैं स्पॉन्सरशिप करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है एज पर द शेड्यूल 2। ठीक है, एज पर द शेड्यूल 2। तो यहाँ पर $2.5 लाख की चाहिए, तो आपको अप्रोप्रिएट मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगी। दैट्स इट। ठीक है, इसका आंसर भी यही है। इसके बाद जावेद को $2.5 लाख चाहिए थे लॉटरी के लिए। तो हमने पढ़ा था जब शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज़ में, वहाँ बोला हुआ है कि जो हमारी लॉटरीज वाला होती है वो बैन होती है। ठीक है, लॉटरीज के लिए आप जो है नहीं ले सकते, जो फॉरेन करेंसी है उसको नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर भी यही बोला गया कि रेमिटेंस ऑफ टू बाय लॉटरी टिकट्स अब्रॉड इज प्रोहिबिटेड अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। शेड्यूल 1 में इसको वैसे भी प्रोहिबिट किया गया हुआ है। दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन 1 जनवरी 2017 LSPL जो है शिफ्ट करता है सम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स विद CIF वैल्यू 2,65,000 टू LTS। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इज 2,50,000 यूरोज। उसमें इंश्योरेंस भी थे 3,000 यूरोज के, फ्रेट भी इन्वॉल्व थी 12,000 यूरोज की। तो इस पर 4 पार्ट, इसमें कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं और उसका आपसे जवाब मांगा है। सबसे पहला पॉइंट हमसे कहता है, व्हाट इज द पीरियड विद इन विच एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स शिफ्ट टू LTS टू बी रियलाइज्ड एंड रिपेट्रिएटेड टू इंडिया। कहता है कब तक आपके पास पैसा रियलाइज हो जाना चाहिए? तो बताओ बच्चों, कब तक हो जाना चाहिए? आप सबको पता है, सबको पता है, आप सबको पता है उसका आंसर क्या है। अगर जो ये हमारा जिसके थ्रू सेल करी गई है, मैं आपको बता दूं LTS जो करी गई है वो वेयर हाउस वाली थी। ठीक है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। तो वेयर हाउस के केस में 15 मंथ्स होते हैं। जब आप पेज नंबर, अगर मैं आपको बताऊं पेज नंबर 5.6 पे जाओगे तो वहां पर टाइम पीरियड बताया गया है। तो पहला पैरा तो हमसे बोलता है 9 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन अगर वेयर हाउस की फैसिलिटी है तो 15 मंथ्स में आ जाना चाहिए, और या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं तो 9 मंथ में आ जाना चाहिए, या फिर RBI चाहे तो इन पीरियड्स को एक्सटेंड भी कर सकता है। तो ये जो वेयर हाउस के लिए था तो यहाँ पर आपके पास 15 मंथ्स है, तो ये आपको पेज नंबर 5.6 पे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कहता है, विल योर आंसर चेंज इन टू पार्ट ए अबव इन केस अगर ट्रांजेक्शन वेयर इन गुड्स वर्थ ₹1,26,000 शिप्ड और एक्सपोर्टेड टू वन ऑफ द कस्टमर्स इन UK एंड नॉट टू LTS। अगर LTS की जगह कोई और होता तो, अगर होता तो सिंपल सी बात है, फिर वेयर हाउस के लिए नहीं है तो 9 मंथ इसका आंसर हो जाता। ठीक है, थर्ड
point. Will your answer change to part A above in case LSPL has an exported oriented unit in Mumbai and goods software services are shipped there from? तो इस केस में भी आपका 9 months ही है, ठीक है। तो इन तीनों के आंसर आपको पेज नंबर 5.6 पे मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर एक पॉइंट अच्छा है, कहता है इफ ओनली द कॉस्ट प्राइस, अगर सिर्फ कॉस्ट प्राइस ही रियलाइज करी तो मतलब कह रहा है इंश्योरेंस और फ्रेट ना रियलाइज हुई तो क्या होगा। तो भाई यहां पर अगर आप पेज नंबर 5.6 पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात सिंपली लिखी हुई है कि आपको 9 महीने के अंदर अंदर या 15 मंथ्स के अंदर अंदर एज द केस में भी आपको फुल वैल्यू डिक्लेयर जो कर रखी है आपने, फुल वैल्यू जो है लेके वापस आनी पड़ेगी। तो मतलब आपको 2,65,000 पूरा का पूरा वापस लेके आना पड़ेगा। दैट्स इट। इसके बाद हमारे पास 7th क्वेश्चन आता है, एज पर द टर्म्स ऑफ द सप्लाई अ सम ऑफ 1 million pounds was received by LSPL from the DG on 1st July 2018 as an advance towards exports. In this context, as per the legal system prevailing in India, आपको आंसर करने हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, what are the obligation of LSPL with reference to the rate of interest? हम सबको पता है लिबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट जो होता है वो हमारा मैक्सिमम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर सकते हो। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 5.63 अगर आप देखोगे तो 5.63 पे इसका आंसर है कि मैक्सिमम इतना इंटरेस्ट दिया जा सकता है जो एडवांस आता है आपके पास। दूसरा पॉइंट, विद इन हाउ मच पीरियड द शिपमेंट shall be made by LSPL in there, is there any exception to this? भाई पहली बात तो नॉर्मल जनरल लॉ तो ये बोलता है 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है एक्सपोर्ट वो करना पड़ेगा, ठीक है। एडवांस अगर आपको मिला है तो 1 साल के अंदर अंदर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन ये डाली गई कि अगर आपके एग्रीमेंट में कोई और पीरियड डिसाइडेड है तो वो वाला पीरियड प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो जैसे इस केस में 15 मंथ्स और 27 मंथ डिसाइडेड था तो वो वाला पीरियड प्रिवेल करेगा, फिर 1 साल वाला प्रिवेल नहीं करेगा। तो इसका आंसर भी आपको 5.63 पेज नंबर पे दिख जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमसे क्या कहता है, थर्ड पॉइंट हमसे कहता है, इज इट पॉसिबल फॉर LSPL टू रिफंड द एडवांस रिसीव? अगर कल को वो शिपमेंट नहीं कर पाया तो एडवांस जो उसको मिला है क्या वो उसको रिफंड कर सकता है? यस कर सकता है। कितने दिन के अंदर अंदर? वैसे तो 1 ईयर का पीरियड है, ठीक है, लेकिन यहां पर 15 मंथ्स या फिर 27 मंथ्स है तो जो एग्रीमेंट है वो प्रिवेल करेगा। लेकिन इतने टाइम के अंदर अंदर कर तो सकता है उसको रिफंड, लेकिन आरबीआई की प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी है। आरबीआई को बताना पड़ेगा कि भाई मैं ऐसा ऐसा एडवांस जो मेरे को मिला था मैं उसको रिफंड कर रहा हूं, ठीक है। इसका भी आंसर आपको कहां पर मिलेगा मैं आपको बता दूं, इसका भी आंसर 5.63 पेज नंबर पे है। तो इन तीनों के आंसर आपको 5.63 पे मिल जाएंगे और समराइज वे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, LSPL इज होल्डिंग सर्टेन प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ सम रेसिडेंशियल फ्लैट्स इन UAE, व्हाट आर द पॉसिबल वेज बाय विच दीज प्रॉपर्टीज माइट हैव बीन लीगली एक्वायर्ड बाय द LSPL? किस तरीके से लीगली एक्वायर्ड किया जा सकता है? तो अगर आप पेज नंबर 5.26 देखेंगे उसमें आपका सेक्शन नंबर 6 जो हमें बताता है कि किस कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस के बारे में, उसका क्लॉज जो 4 पढ़ेंगे तो उसके अंदर 5.26 पेज नंबर पर अगर आप देखेंगे सेक्शन नंबर 6 के, तो उसमें बताया गया है कि आप किस तरीके से प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। भाई इनहेरिटेंस में आपको मिली तो ठीक है, किस तरीके से आप इनहेरिटेंस में मिल सकती है, गिफ्ट में मिल सकती है, या फिर नॉर्मल लीगल तरीके से आरबीआई की परमिशन लेके या नॉर्मल तरीके से पैसे पे करके आप जो है नॉर्मल चैनल से पैसे पे करके एक्वायर कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप एक्वायर कर सकते हैं उसके बारे में पूरा का पूरा 5.26 पेज नंबर पे आपको बताया हुआ है। आप उसको खोलेंगे, उसको रीड कर लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला केस स्टडी भी खत्म होता है, केस स्टडी 41। आप आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, कैसा जैसा भी लगा हो प्लीज़ बताइएगा। कोई भी सुधार रिकमेंडेशन वगैरह आप देंगे वो मैं पूरे का पूरा फॉलो करने की कोशिश करूँगा। और आई होप सो कि आप सब स्वस्थ हैं और ठीक हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड टेक केयर।